नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और मेरे साथ हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर और देश के जाने माने सिफोलॉजिस्ट मनोज कुमार सिंह जी। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। मनोज जी से आज उत्तर प्रदेश की चुनावी रिपोर्ट लेंगे हम। चुनाव में 8-9 महीने का वक्त रह गया है। चुनाव ने कितना जोर पकड़ा, कौन कौन से मुद्दे जमीन पर चल रहे हैं। अभी जो आप ये चंदा चोरी वाला मामला देख रहे हैं, ये तो अभी आया है, लेकिन चुनाव तो मुझे लगता है इससे पहले ही शुरू हो चुका था। तो इसका कितना असर है, उनके सर्वे में कितना आ रहा है, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जनता फिलहाल क्या सोच रही है। तो मनोज जी, पहले तो चुनाव शुरू हो गया मान लें। योगी आदित्यनाथ को देखिएगा तो लगेगा कि चुनाव शुरू हो गए हैं। उन्होंने कोई ऐसा जिला नहीं है जिसको टारगेट करके वहाँ नहीं जा रहे हैं। बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, बहुत सारी घोषणाएं हो रही हैं और हिंदुत्व पे वार हो रहा है। वो अपने मूड में है चुनाव के, और किसी तरह का, और संगठन का भी विस्तार हो चुका है, नए पदाधिकारी आ गए हैं, और उन लोग भी को भी एक दिन बैठक के बाद सबको अपने अपने क्षेत्रों में भेज दिया गया कि आप जाइए काम कीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव में लगी हुई है। अब बात आई विपक्ष की। भाई, एक्चुअल चुनाव तो विपक्ष को लड़ना है यहाँ पे, लेकिन अखिलेश यादव को देखने के बाद मुझे लगता है कि वो अभी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं कि किस पिच पे हम जाकर खेलें। वो अपने पिच तैयार करने की कोशिश में मुझे लगता है कि गलत पिच पे चले गए हैं मैच खेलने के लिए, और वहां पे जाकर अब उनके लिए थोड़ा सा कठिन होगा बल्लेबाजी करने के लिए। अब वो सोचे कि मैं वहां जाकर छक्का और चौका लगाऊंगा, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्पिन भी जाएगा, फास्ट बॉलिंग भी जाएगी, बाउंसर भी गिरेगा, मैंने हर तरह के आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो ये राम मंदिर वाला मामला उल्टा पड़ेगा उनको काफी हद तक। जो हम लोगों का मानना था कि भाई एक हम लोग देखें ओपिनियन पब्लिक का कि इस पे क्या बन रहा है, जब ये पूछा गया कि भाई एसआईटी ने जो मुख्यमंत्री ने बनाया, जिसपे बहुत सारे प्रश्न भी उठ रहे हैं विपक्षी कि इन्हीं की एसआईटी, इन्हीं की जांच, इन्हीं की चोरी, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो भाई आप कितना विश्वास करते हैं कि ये एसआईटी की जांच है? लोगों का ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ की एसआईटी है और हमें पूरा भरोसा, 70% लोग मान रहे हैं। अच्छा, तो जिस मुख्यमंत्री को 70% उनके निर्णयों पे समर्थन मिले, उनके चेहरे पे 60% समर्थन मिले, वो 10 साल के शासन काल में महिलाएं आज भी उनके साथ सुरक्षा के नाम पे जुड़ी रहे, तो ये एक बड़ी बात होती है। आपके पास नैरेटिव के लिए कोई मुद्दा नहीं था, तो आप लास्ट आवर, मैंने जब 6-7 महीने चुनाव के बचे हैं, जब चोरी का मामला है तो आप पूरे अपने कैंपेन को ही चोरी के तरफ चल दिए। विपक्ष, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं उस पे जाऊं या पीडीए पे जाऊं। पीडीए नहीं बोल रहे आजकल? कहाँ, अभी तो मैं तो नहीं सुन रहा हूं। यदि आपके पास हो कोई खबर तो बता दें, मैं उसको अभी तो ये खबर क्योंकि इतना चल रही है, लेकिन अब क्या, अब उस पीडीए पे करेंगे कि इस पे करेंगे, उसी पे तो देखिए जो बात मनोज जी कह रहे हैं, मुद्दे दोनों की और पिच बिल्कुल अलग अलग है। एक फास्ट बॉलर की पिच है और एक स्पिन की पिच है। अब किसी की आप कुछ भी मान लीजिए, चलिए अग्रेसिव हिंदुत्व की पिच, फास्ट बॉलर की पिच हम मांग लेते हैं, तो बीजेपी की, योगी जी की, मोदी जी की, अमित शाह की, वो इनकी पिच है। बंगाल का चुनाव उन्होंने इस पर जीता है, बिहार का इलेक्शन उन्होंने इस पर जीता है। अब उनकी पिच अखिलेश जी क्या है, वो स्पिन वाली है, वो जाति वाली पिच है, वो पीडीए वाली पिच है। आप कह रहे हैं उनको पीडीए पर ही रहना चाहिए था, और ये इस पिच पर आ गए तो विड्रॉ कर लें। आप 2024-23 से ही कहिए, 23 से इस मुद्दे को उन्होंने खड़ा किया। 24 में कुछ उनको दिखा भी कि भाई हमसे इसे मैंने वोट का इजाफा हुआ और हम 37 पीडीए के आए 2000 पार्लियामेंट में, उनको दिखा भी। तो क्या उसमें ऐसा आपको खराबी दिखा कि आप उस मुद्दे से हटक रहे हैं, आप हिंदुत्व पे आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी तो अपनी पूरी राजनीति हिंदुत्व पे कर रही है। सर एक्चुअली हिंदुत्व बताऊं, आ नहीं रहे हैं उनको। तो एक देखिए, इसमें उनकी गलती भी नहीं है, चोरी तो हुई। अब मुद्दा उनको मिला, भाई ये मुद्दा उठाना है। हुआ ये कि योगी जी ये मुद्दा ले उड़े, वो एकदम रॉ में चल रहे हैं अपनी इस मुद्दे पर। मुझे लगता है कि गलती उनसे ये हुई, उस मुद्दे को उठाते और विश्व हिंदू परिषद और संघ तक अपने आप को सीमित रखते तो ज्यादा बेहतर था। उस मुद्दे के साथ योगी आदित्यनाथ को जोड़ा, यहां पे जाकर उनसे गलती हुई। अच्छा। कि भाई इसमें तो सरकार की भी, उन्होंने इतना तक कहा कि भाई ये पैसा यहीं तक नहीं रहा है, ये तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में गया है, बंगाल में चुनाव में गया है। तो आपने उसका राजनीतिकरण कर दिया। यदि आप संघ और विश्व हिंदू परिषद के चीजों पे आप टिके होते तो हो सकता था कि आपको आगे आकर पॉलिटिकल बेनिफिट मिलता, लेकिन आप वहां चले गए। मैं बार बार कहता हूं कि बिना पॉकेट वाले एक मुख्यमंत्री के वो आप चोर साबित करेंगे तो बहुत मेहनत लगेगी। तो वहां आप कर नहीं पाए ना चोरी के कि भाई ये इन्होंने चोरी किया या कराया या इनके लोगों ने तो किया। वो जनता वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, कहीं नहीं स्वीकार कर रही है। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व में मिलावट, ये जनता कैसे मान लेगी? ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है ना। वो तो इसमें कहीं भी करते ही नहीं है।
हाँ, इस विषय पर तो कहीं आदमी की नहीं, कतनी करने में कोई अंतर ही नहीं है। और वो तो खुलकर बोलते हैं भाई कि मैं इनके साथ हूं, इनके लिए हूं और इनके लिए करूंगा। और कहीं भी उनके भाषणों में आप देखें कि हिंदुत्व कहीं पीछे छूटा हो। यदि 10 साल पहले उस हिंदुत्व पे ऊपर उन्होंने अपना जो राजनीति शुरू किया मुख्यमंत्री के तौर पे, मुझे तो नहीं लग रहा है कि इस 9 साल कंप्लीट करने के बाद 10वें साल में जो प्रवेश किए हैं कहीं हिंदुत्व पीछा छोड़ा है उनका। वो तो उस मुद्दे से अपने आप को कहीं नहीं भड़काए। बार बार अभी कुछ देर पहले चर्चाएं हो रही थी हम लोगों पे कि भाई जब राम मंदिर टूटा था तब भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। लेकिन एक चीज था उस समय, आप देखिएगा कुछ समय के बाबरी बाद मस्जिद जब टूटी थी, बाबरी मस्जिद की बात है। अब मैं बाबरी मस्जिद टूटने की बात करूं या राम मंदिर टूटने में, दोनों तो एक ही चीज थी। तो वो टूटने के बाद देखिए क्या था कि एक मंडल कमीशन का चल रहा था जहां जातीय समीकरण पे उस पर बहुत ज्यादा उफान था। हाँ। तो लोग जातियों में बटे हुए थे, इसलिए हिंदुत्व कमजोर पड़ा था। यही चीज इनको, अखिलेश को समझना चाहिए था कि हमको पीडीए के साथ बटे रहना चाहिए था, तो उनका हिंदुत्व कमजोर होता। आपने पीडीए को छोड़कर आप हिंदुत्व में गए, वहां नुकसान हो गया। लेकिन आएंगे तो वापस पीडीए पर ही। तब तक तो आप तो अपना नुकसान कर लेंगे ना। एक बात बताइए मुझे, जब राहुल गांधी एसआईआर के मामले पे तेजस्वी को अपने मंच पे चढ़ाया, जब 1-1.5 महीने के बाद लगा तेजस्वी को कि ये मेरे लिए वो मुद्दा नहीं है, जब वो बेरोजगारी के ऊपर गए, क्या चुनाव आया उनके पास? वो तो चुनाव निकल चुका था। आपने खड़ा किया था ना, 3 साल के मेहनत करा तेजस्वी ने खड़ा किया था कि जो बेरोजगारी है वो मुद्दा है और यूथ मेरे साथ है आए। और राहुल गांधी उसको ऐसे वोट चोरी पे ले गए। वोट चोरी पे ले गए। क्या हुआ कि जितने यूथ थे वो चले गए दूसरे तरफ। यही गलती मुझे लगता है कि यहां पे अखिलेश यादव, इनकी टीम की गलती है। और आप देखिए जैसे अलायंस भी होता है, भारतीय जनता पार्टी ने राजभर को कुछ अलग मुद्दों पे बात करने के लिए रखा है। वो डेली उठते हैं, अखिलेश यादव को टारगेट करते हैं जाति पे। भारतीय जनता पार्टी उस जाति पे नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पे जा रही है। अब अखिलेश यादव हिंदुत्व पे बात करते हैं, राम मंदिर पे बात करते हैं, और वही राम के अस्तित्व को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी बात करते हैं। देखिए वैसे देर सवेर बीजेपी तो यही चाहती कि ये इलेक्शन सारा हिंदुत्व पर हो। अब वो शायद उनके मन मांगी मुराद पूरी हो गई। मुद्दा था नेगेटिव लेकिन मिल गया उनको, उसको टर्न करने का मौका मिल गया। तो आपका मानना है कि अब ये इसी पिच पर चलेगा इलेक्शन? इसलिए चलेगा कि अभी तो ये लोग योगी आदित्यनाथ को झेल रहे हैं। इनके क्या कहिएगा, तूफानी भाषण या एग्रेसिव कहिए कितना हिंदुत्व को लेके, अभी तो चेहरे आने बाकी हैं। जब प्रधानमंत्री आएंगे, जब अमित शाह आएंगे, हेमंत बिश्व शर्मा आएंगे, बंगाल के जब मुख्यमंत्री घुसेंगे, तब स्थिति क्या होगी? आप कितने लोगों की जवाब दे पाएंगे? और यही बातें याद दिलाएंगे, यही बातें याद दिलाएंगे सब कोई। तो जो हिंदुत्व मेरे अंदर दबा था, जिसको योगी उभार रहे हैं, जब ये पूरे उभार पे आएगा तो उसको ब्लास्ट कराने का काम ये 5। लेकिन सर ये सब तभी काम आएगा अगर प्रदेश में बाकी मुद्दों पर लोग संतुष्ट हो या बाकी मुद्दों पर कोई नाराजगी ना हो। अगर और किसी विषय पर नाराजगी है तो फिर ये सब चीजें नहीं चलती। ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं। तो बाकी विषयों पर रिपोर्ट कार्ड क्या है? अब बता रहा हूं सौरभ जी। एक देखा जाता है किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। आप जिस भी स्टेट में जाएंगे तो देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर वो आपके हर राज्य के हर सर्वे में टॉप पे होता है, लेकिन उस पर चुनाव होते नहीं है, क्योंकि वो सीधे सेंट्रल पे चला जाता है, वो रिएक्शन आता है, उस पे आता है। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि भारत के किसी भी मुख्यमंत्री के चेहरे पे यदि किसी स्टेट में इलेक्शन होगा तो उत्तर प्रदेश में होगा, जहां 16-17% लोग बोलते हैं कि मैं मुख्यमंत्री के चेहरे पर वोट करूंगा। महिलाएं कहती हैं, जहां महिलाएं कहती हैं 40%, 45% कि मैं मुख्यमंत्री के चेहरे पे वोट करूंगी। अच्छा, और क्यों करूंगी? तो लॉ एंड ऑर्डर का। ये हर स्टेट के अनुपात में ज्यादा है? ज्यादा, बहुत ज्यादा है। अच्छा। जहां लॉ एंड ऑर्डर पे 12%, 17%, 18%, यदि मैं बंगाल की बात करूं तो लोग वहां पे इतने त्रस्त थे, लेकिन उन लोगों ने 7%, 8% बोल रहे थे कि भाई मैं लॉ एंड ऑर्डर पे करेंगे, क्योंकि वहां पे, यहां पे मैंने बोला ना कि 20%, 22% तक लोग चले जाते हैं, महिलाएं 40% तक चली जाती हैं। ओवरऑल सारे लोगों, सारे वर्गों को मिला लेंगे 17%, 18% लोग तो बोलते हैं कि नहीं हम तो भाई लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे करेंगे। तो जब आप डेवलपमेंट के ऊपर में या सरकार के किए हुए कार्यों के ऊपर में अपना समर्थन देते हैं, तो यह समझ में आता है कि जो उस राज्य का मुखिया है वो कहीं न कहीं एक अच्छा कार्य किया है, जो 10 सालों के बाद भी
लोगों के अंदर अपना विश्वास बनाया अपने कार्यों को लेकर। तो इसमें योगी आदित्यनाथ मुझे लगता है कि काफी सफल है। और अब आ जाइए दूसरी मुद्दे पे आ जाए, इस राज्य के लिए सबसे ज्यादा दुखदाई है, जहां पे आम जनता को नाराजगी है, उसके बारे में बता रहा हूं। ब्यूरोक्रेसी को लेकर उन लोगों का कहना है कि जितना अच्छा मुख्यमंत्री है उस हिसाब से ब्यूरोक्रेसी हमें सपोर्ट नहीं करती है, करप्शन की चीजें आ रही हैं। मैंने कहा कि विपक्ष जो मुद्दे छोड़ रहे थे, इन मुद्दों को छोड़ रहे थे। आपको डिस्ट्रिक्ट से ही उठा लेना चाहिए था भाई। यदि किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी जिले में करप्शन का मुद्दा है, वहां का ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल है, तो आप अपने जिला अध्यक्ष के कहकर वहां से आंदोलन शुरू करते हुए आप राज्य को मुद्दों की कमी कहीं नहीं होती, कहीं नहीं होती, लेकिन आपने उठाए नहीं ना। आज सौरभ जी आप तो दिल्ली में रहते हैं, हम लोग तो गाजियाबाद और नोएडा में रहने वाले हैं ना। आज 7 साल हो गया कि हम लोग को बिजली से शिकायत दूर हो गई है। इन्वर्टर नहीं लगाते लोग, अब कहां लगाएंगे, क्या है। अब तो जो कुछ मिनट के लिए जाता है यार, को कभी कभी एक फॉल्ट हुआ तो चला गया, लेकिन वो 8 घंटे 6 घंटे वाली तो समस्या नहीं है। 10 साल में लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, काफी परिवर्तन आया है। सड़कें देखिए, आज पहले आप इसी अपने ऑफिस से अपने घर जाते होंगे रात को, तो काफी संभावनाएं थी कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। आज उस डर को तो समाप्त इन्होंने किया। देखिए डेवलपमेंट, मुझे उनका बयान याद आ गया, गुजरात के बहुत सी शंकर सिंह वाघेला डेवलपमेंट पर ये कहते थे कि भाई डेवलपमेंट तो एक सतत प्रक्रिया होती रहेगी। जैसे उन्होंने कहा कि लड़का जवान हो जाए और मूंछ ना आए तो लोग सवाल पूछेंगे लेकिन ऐसे ही है कि भाई समय जितना आगे जाएगा उतना विकास तो होगा, ऐसा उनका मानना था। लेकिन अगर विकास का क्रेडिट लोग किसी को दें तो बात है, तो यहां विकास का क्रेडिट 100%। दूसरी बात है कि लोगों को ये लगता है कि ब्यूरोक्रेसी, जैसे मैंने बोला कि भाई ब्यूरोक्रेसी को लेकर नाराजगी है, लोगों का ना कि ब्यूरोक्रेट तो जरूर है करप्ट, लेकिन हमारा मुखिया है, एक न एक दिन इससे सफलता पाएगा, उनको भरोसा बन गया। अच्छा, तो क्या होता है कि जब किसी चीज पे आपका भरोसा कायम हो जाए तो आप गलत चीजों को भी कुछ दिन के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जितनी भी माने सरकार की गलतियां हैं या कमजोरियां हैं, जो भी कहिएगा, वो उनकी अच्छाई इतनी बड़ी है, वो दब जा रही है। पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव तो वो चीजें छिप जा रही हैं। जो कि अखिलेश जी के पक्ष में क्या चल रहा है? देखिए, अखिलेश जी के पक्ष में एक चीज तो चल रहा है कि भाई आम जनता उसके ऊपर विश्वास इसलिए नहीं कर रही है कि उनका मानना है कि ये नेता तो दिखते ही नहीं है, ये तो ट्विटर वाले नेता हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होते हुए भी जितना वो सक्रिय हैं और जिस तरीके से जिला का वो दौरा करते हैं, लोगों को कनेक्ट करते हैं, ये इनके पास नहीं। मैं वैसे आपसे पॉजिटिव पूछ रहा था, अखिलेश जी के लिए कुछ पॉजिटिव है? नहीं, पॉजिटिव बनाने पड़ेंगे ना। मैं कैसे पॉजिटिव बता दूं, तो सारे अपने पॉजिटिव को निगेटिव करते जा रहे हैं। सामाजिक समीकरण क्या होता है कि आप किन मुद्दों पे आधारित उस समाज को खींच के ला रहे हैं। जो मैं पीडीए की बात किया था तो उसमें वही था कि जातीय समीकरण को किस तरीके से अपने खींच के लाते हैं। लेकिन 1 महीने से ना आपने पीडीए की बात सुना ना मैंने सुना, और भी हो सकता है कि 1 महीने और चले। तो जो ये पीडीए समाज है जिसको आपने संग्रहित किया था, जिसको आपने सजा के रखा था पिछले 3 सालों से कि मैं 27 में जब इलेक्शन होगा तो मैं उसको इंक्रीज कराऊं, लेकिन वो होते होते दिख नहीं रहा है। देखिए, जैसे अभी लोग कॉफी के प्रोग्राम में भी ये बात कर रहे थे, भाई उनका जो कमिटेड वोटर है, यादव और मुसलमान, मान लीजिए यादव समाज के बारे में बाय एंड लार्ज आपने भी कहा कि भाई ऐसा लगता है कि, और दूसरे मेहमान भी थे वो कह रहे थे कि एक आखिरी बार जोर से उनके पीछे खड़ा होकर देखेगा वो, कि भाई एक इस बार देखें शायद सत्ता में आ जाए। ऐसे ही मुस्लिम समाज है, बीजेपी के खिलाफ ही जाना है आना है, तो मतलब वो तो है ही उनके साथ, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। अभी स्टूडियो में ही हमारे यादव समाज के हमारे साथी, उनसे भी बात हुई प्रोग्राम के बाद, उन्होंने क्या कहा, ना भैया का साथ तो देंगे। तो भैया के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। इस बात को कौन नकारा? यदि नहीं खड़े होते तो 30% तक वोट कहां से लाते, 32% तक वोट कहां से लाते? यदि ये लोग खड़े हैं तभी न है। लेकिन वो 30% में और जो हैं, जो इनको आज नहीं, इनको पिछले इलेक्शन में भी उतना ही विश्वास था, ये पिछले इलेक्शन में भी उतने विश्वास के साथ ही अखिलेश जी के साथ जुड़े हुए थे। मैं बार बार कह रहा हूं कि नए वोटर कौन है जिनको आप जोड़े हैं, जिनको आपके प्रति विश्वास बना है। आपने यादव मुस्लिम की बात किया वाईएम का कि भाई ये इनके साथ है और बड़ी तेजी के साथ है। क्या 2022 में नहीं थे क्या इनके साथ? थे। तो ये तो हर चुनाव में रहते हैं और यही इनकी कमजोरी रहेगी।
इसलिए कमजोरी होगी कि हम ये मान बैठे हैं कि हमारे साथ यदि मुसलमान है तो हम सत्ता की चाबी ले आएंगे। और यही कमजोरी ममता बनर्जी की भी थी, यही कमजोरी तेजस्वी यादव की भी थी। जब तक आप इस भरोसे के बदौलत आप दूसरा कोई समीकरण या दूसरे ऐसे जातियों को जोड़ने का नहीं करेंगे, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि किसी भी इलेक्शन में जीत उस पार्टी की होती है जो अपना विमर्श बना पाए, अपना नैरेटिव बना पाए, लोगों के बीच में ये मैसेज ले जा पाए कि हाँ पे इनके ये मुद्दे ठीक हैं, ये ठीक बात कर रहे हैं। बंगाल ने बीजेपी ने वो काम कर लिया ऑपोजिशन में रह करके, और ये काम ज्यादातर ऑपोजिशन को ही करना पड़ता है हमेशा। और ये कहाँ किया इन्होंने? दूसरी छोड़िए, शिवसेना तो टूटी। एकनाथ शिंदे के बारे में कहा जाता है पार्लियामेंट इलेक्शन में जब आया रिजल्ट तो लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं उद्धव की माने पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, आज शिवसैनिक उनके पास आ रहे हैं। लेकिन आम जनता को लगा कि मैं यदि इनके साथ रहूंगा तो सत्ता से हम दूर हो जाएंगे। कोई भी समाज का वर्ग हो, चाहे वो इनके साथ अखिलेश के साथ जो सामाजिक समीकरण था या तेजस्वी के साथ हो, चाहे ममता का, वो चाहता हमेशा है कि मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊं राजनीति में। जब आपकी राजनीति में उपस्थिति दर्ज कम होने लगेगी या आपका पकड़ कम होने लगेगा तो जो ये समाज है वही आपको सबसे पहले छोड़ेगा। उसको लगेगा कि आप इससे आगे बढ़े, वो बार बार डिमांड करेगा कि आप इस कुर्सी को छोड़िए, दूसरे को दीजिए, वो संभाल लेंगे। आज यदि राहुल गांधी जी को कांग्रेस नहीं परिवर्तन ला पा रही है तो उसी का परिणाम है कि आप पिछले कई वर्षों से जिनके ऊपर जनता अविश्वास कर रही है और कांग्रेस नहीं उठ पा रही है। और यही चीजें समाजवादी पार्टी के अंदर भी होगा। ममता से बड़ा समीकरण अखिलेश यादव के पास नहीं था। सही बात है, उतना वोट तो किसी के पास नहीं था। और जब चुनाव हारने के बाद मुझे लगता है कि ऐसी दुर्गति किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं हुई होगी। आप कोई प्रेडिक्शन कर रहे हैं क्या समाजवादी पार्टी के लिए अगर हार गई चुनाव? हाँ, 100% कर रहा हूं। अच्छा, जो आपके मित्र भी बोल रहे थे, मैं देखूंगा कि अगले बार कितने उस समर्थन के साथ खड़े रह रहे हैं। ये चीजें होती हैं। नहीं, ठीक कह रहे हैं, हर आदमी चाहता है मेरा वोट खराब नहीं होना चाहिए। खराब नहीं होना चाहिए। और कितने दिनों तक आपके साथ रहें? आपके कारण मैं सरकार से कहीं न कहीं बैर लेकर बैठा हुआ हूं। एग्जैक्टली। अब मैं कितना दिन बैर लेकर अपना नुकसान करवाऊंगा? बोल रहे हैं ना, जैसे भी आपने प्रकाश राजभर वगैरह, वो तो खुलकर बोल रहे हैं जी कि भाई हमको यादव समाज से या मुस्लिम समाज से पिछड़े वर्गों को जो है खतरा महसूस होता है। वो तो इस बात को बड़ा ओपनली कह रहे हैं। भाई अभी इलाहाबाद में हम लोग गए थे सौरव जी, बहुत सारे ऐसे जो यादव समाज के लड़के थे जो पढ़ रहे थे, अभी कंपटीशन देना था, कह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट बेहतर होगा। लेकिन सरकार, देखिए कैसे दिमाग में उनका बन रहा वो चीज होगा। लेकिन क्या कि हम एग्जाम देंगे लेकिन सरकार हमारा सिलेक्शन नहीं करेगी, दूसरे को कर देगी। तो हमने पूछा क्यों, आपका रिजल्ट बेटर होगा? तो कहने रिजल्ट नहीं बेटर होगा ना, अब तो सरकार ये चाह रही है कि यादवों को हमको नहीं देना है नौकरी। तो अब वो जो लड़के जो मेहनत कर रहे हैं कल को सोचेंगे कि यार तो तुम तो आओगे नहीं, अब तुम्हारे कारण मैं बदनाम होकर बैठा हुआ हूं कि भाई मैं भी यादव हूं, तुम्हारा समर्थक हूं, इसलिए तुम्हारा नहीं सिलेक्शन करने दूंगा। तो या तो तलवार भाला लेकर आएगा पूरी तरह से राजनीति करने, या नहीं तो फिर क्या करेगा कि अगली बार कहेगा कि भैया जो भी सरकार है हम उसके साथ करें, वो एक अपने को न्यूट्रल बना के चलना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि ये नौबत इस सिलेक्शन में नहीं तो अगली बार आ सकती है? 100% आ जाएगी। अच्छा, 100% आ जाएगी। इसलिए आ जाएगी कि 15 साल कोई भी समाज सत्ता से दूर रहना पसंद नहीं करता। मैं बार बार एक बात सुनता हूं, जैसे आपने भी कहा कि भाई अखिलेश जी ट्विटर की राजनीति कर रहे हैं। लोग कहते हैं वो घर के पास ही जो है दफ्तर में उन्होंने एक अच्छा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हॉल बना लिया है, रोज वहां पर दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, वो बुलाकर जो अदर माने यादव से बाहर के जो जाति के लोग हैं उनको ह्यूमिलिएट करते हैं। ये बताइए कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सी ऐसी बातें निकल कर आई है जो इस पे आप कार्यक्रम किए हो? नहीं, मैंने सवाल ये इसलिए पूछा, क्या करना चाहिए उनको, क्या करे आदमी? आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि मैं पीडीए बनाऊंगा, समाज के हर वर्ग के लिए काम करूंगा, और कैमरे पे बोलते हैं तुम किस जात के हो, तुम वो हो, तुम तो मिश्रा हो, तुम तो ये हो। तो ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? समाज को ऐसे जोड़ा जाता है क्या? आपको तो उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए था कि देखो मेरे ऊपर कहा जाता है कि मैं यादवों को दे रहा हूं, लो मैं तुमको प्रतिनिधित्व दे रहा हूं, तुम भी आओ मेरे साथ। तंज ज्यादा करते हैं। हाँ, तंग। तो राजनीति जो होता है ना, तंज से नहीं चलता है, कमेंट से नहीं चलता है। राजनीति प्रेम से ही चलेगा। मुलायम सिंह यादव भी प्रेम के साथ चलाए थे,
आप उनके देखे थे कि उनके इर्द गिर्द जितने बड़े नेता थे, आप मुझे बताइए कि कौन कौन जात के थे? मुसलमान थे, राजपूत थे, ब्राह्मण थे, सब वो नेता थे जो मुलायम सिंह यादव के बराबर के नेता होते थे। मुझे अखिलेश जी के 4 नेताओं का नाम बताइए जो अलग अलग समाज से हो भी तो वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है ही नहीं, उनको बोलने तक नहीं दिया जाता, उनको किसी प्रकार का कोई नहीं है। अभी रेवती रमन जी के यहाँ तो गए थे इलाहाबाद, जाने से नहीं होगा ना। बात तो यही हो रही है ना कि हमें उनको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, उनके साथ हमें मिलकर चलना पड़ेगा। तो क्या एक्चुअली आप उस दौर की राजनीति आपको बेहतर याद होगी, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने आप बाद में उन पर आरोप जो भी लग गया, मुल्ला मुलायम या एक परिवार की राजनीति, केवल यादवों की राजनीति, पार्टी तो आइडियोलॉजी पे खड़ी की थी ना 100%। तो उस समय जो लोग थे उनके आसपास वो कमिटेड लोग थे 100%। यही बात मैं सौरभ जी बताना चाह रहा था। आज इनके पास कौन ऐसा लोग हैं बताइए? फिर घूम फिर कर वही आता यादव, और यही यादव समाज को लगता है कि शायद ये हमारे लिए बहुत बेहतर कर रहे हैं या कर देंगे और इस उम्मीद के साथ आज उनके साथ बैठा हुआ है। ठीक है, वो टूटेगा। फाइनली कांग्रेस का कुछ दिख रहा है आपको सिलेक्शन में? मतलब कांग्रेस चाहती है इस बार बिल्कुल बराबरी का बंटवारा, बराबरी का चुनाव होना चाहिए सपा के साथ हमारा। देखिए, कुछ दिन में हमारी कुछ कांग्रेस के नेताओं से बात होने वाली है, पूछ कर आपको जरूर बताऊंगा। क्या क्या पूछेंगे? पूछूंगा कि आपने कितना संभावना देखा है और क्या आप चाहते हैं कि इस संभावना में क्या किया जाए। भाई लोग तो कहते हैं, कांग्रेस को लगता है कि अखिलेश जी तो लोकसभा में जो भी पाए हमारी वजह से पाए, राहुल गांधी की वजह से पाए। अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पाया है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि शायद ये समीकरण टूटेगा? मुझे तो नहीं लगता, आपको लगता है? मुझे तो नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस बिहार में जिस तरीके से उपेक्षित होकर समझौता की, या कहिए कि जबरदस्ती तलवार के ऊपर ने तेजस्वी ने कराया था, शायद अखिलेश यादव भी यही कराएंगे और कहेंगे कि भाई तुमको 1 सीट भी नहीं मिलेगा, मेरे साथ आओ, और तब जाकर ये समझौता होगा। कोई चौथा प्लेयर है यहाँ पे? मायावती का पहले की अपेक्षा तो बढ़ा है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। वो बड़ा सेफ भी चल रही नजर, राम मंदिर वाले पर उन्होंने कहा कि राजनीति नहीं करें इस पर। देखिए, जो 2-3 बातें हो रही हैं कि हो सकता है कि ओवैसी या ओवैसी भी है। ओवैसी आ सकते हैं मायावती के साथ, ऐसी भी संभावना बातें की जा रही है। मैं इसको बीजेपी को तो बहुत सुहाएगा, बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा सुहाएगा। मैं यही कहने के लिए कर रहा था, लेकिन वैसा होते हुए नहीं दिख रहा कि वो लोग करेंगे आपस समझौता। लेकिन ओवैसी हैं, बहुत हद तक समझौता कर कर अपनी राजनीति को आगे लेकर चलते हैं। ऑफर तो उन्होंने इनको भी कर दिया है। हाँ, इनको भी कर दिया, लेकिन इनके लिए मुश्किल है। ये तो नहीं करेंगे, हाँ, कि इनका मुस्लिम वोट टूट जाएगा। लेकिन मायावती के लिए अब समस्या नहीं है, उनको लगेगा कि ये मुस्लिम वोट तोड़ कर ला देंगे हमारे साथ। और जब ये लगेगा कि जहां पे कैंडिडेट मायावती का जीत सकेगा, अधिक समझौता होता है, तो आपको बता दें वो मुस्लिम जो है मायावती के साथ आ जाएगा। वेस्ट में काफी है, भाई जाटों के साथ मिलकर ये तो अच्छा खासा सीटों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस चीजों तो आप खबर दे रहे हैं मुझे, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? मुझे लग रहा है कि कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं। कल को क्या होगा नहीं बता सकता हूं, लेकिन सब कोई राजनीति में संभावनाएं देखता है, सबके साथ देखता है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे ये चीजें दिख रही हैं तो उनको नहीं दिख रही होगी, तो कहीं ना कहीं तो कुछ है। और मायावती के लिए अभी खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है, और ओवैसी को भी पाने ही के लिए है। अखिलेश को सोचना पड़ेगा कि हमारी जो सीटें हैं उनके बाद मैं क्या करूं। उनके लिए, कांग्रेस के लिए, क्योंकि संगठन कांग्रेस का चारों तरफ फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश में इतना तो कहेंगे, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 तो सब जगह प्रेजेंस, हर जगह। तो वो बहुत दब का समझौता करना नहीं चाहेगी, लेकिन एआईए में बसपा के साथ समझौता करने में उसको बहुत सारा नुकसान, माने क्या कहेगा, प्रश्न चिन्ह नहीं रहेगा, और मायावती को भी कोई गुरेज नहीं रहेगा। तो यदि वो होता है तो फिर तो दूसरा रिजल्ट आएगा, फिर उस पर डिस्कशन। ये तो फिर बिल्कुल ही अलग पूरी तरह से समीकरण जो है बदल जाएंगे फिर। तो मनोज जी, खैर ये तो आपने मुझे नई टिप दे दी बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया। और यूपी की रिपोर्ट मनोज कुमार सिंह जी की जुबानी आप सुन रहे थे, बहुत धन्यवाद। आप स्टूडियो में आए, आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।